specially abled, widows and old age. They got 3,000 crore rupees in those first 3 months. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1,10,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा करना है. And in this budget, we have made a provision of 65,000 crore rupees under the PM Kisan Samman Nidhi for the betterment of the farmers. We have also made a budgetary allocation of close to 10,000 crore rupees for the micro irrigation facilities. The MSP which has been paid, or the total budget which has been spent by the government of India over last 5 years, from 2014 to 19, if you compare it with the UPA time, UPA spent close to 3,75,000 crore rupees on the purchase of food grains. Whereas the Modi government spent more than 8 lakh crore rupees in 5 years span, which is 2.5 times more than the UPA regime. हमने किसान की फसल खरीदने के लिए 2.5 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया. किसान को 1,10,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि से भी दिया. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए तो 70,000 करोड़ रुपया मुआवजे का भी किसान को मिला. एमएसपी खरीद कितनी हुई? 43%, 43% दाम ज्यादा बढ़ाए गए गेहूं और धान के. 73% गेहूं ज्यादा खरीदा गया, 114% धान ज्यादा खरीदा गया. I mean, we have paid more. There was increase as far as the procurement is concerned and price also. We have added 1,000 mandis last year with the ENAM facility. We have made a provision of 1,000 more mandis this year to be added with the e-Bazaar, or you can say e-National Agriculture Marketplace. ये सब करने के बावजूद भी छवि ये बनाई जाती है कि मोदी सरकार 3 कानून जो लेकर आई, तो विपक्ष ये कहता और किसानों को भ्रमित करने का काम करता है कि ये तीनों कानून किसान के खिलाफ है. मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अगर लागू की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू की. किसान की उपज जो है, जो फसल है, उसका दाम कैसे तय होगा? लागत प्लस 50% मुनाफा, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट. दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ स्वामीनाथन कमेटी. वी हैव इंप्लीमेंटेड दैट. No government had the guts in the past to implement that report, but we did so. इतने कदम उठाने के बाद भी, नए कानून लाने के बाद भी ये गुमराह किया जाता है. ये कहा जाता है कि एमएसपी बंद हो जाएगी. एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगी. हमने एमएसपी पे दाम ज्यादा खर्च किया है. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उसके लिए पैसों का प्रावधान अलग से किया, हजारों करोड़ रुपए का. ग्रामीण क्षेत्र में पैसा ज्यादा खर्च हो तो रूरल बजट को हमने 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया. किसान को इस साल बैंकों से पैसा ज्यादा मिले, 10% की वृद्धि हमने उसमें की है. पिछले साल 15,000 करोड़ था, इस साल हमने 16.5 लाख करोड़. पिछले साल 15 लाख करोड़ था, इस साल हमने 16.5 लाख करोड़ रुपया उसको किया. सुलभ ऋण योजना जो है किसान के लिए हमारी सरकार लेकर आई. अधिकतर भाजपा की सरकारें अलग से सब्सिडी इंटरेस्ट पर भी देती है. कुल मिलाकर किसानों की बात की जाए, हमने वो भी की. महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 10 लाख रुपए मिलता था, हमने उसको 20 लाख कर दिया. कोई गारंटी नहीं देनी. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो हमने केवल तेलंगाना जैसे राज्य में दिया. जनधन योजना खाते खोलकर में पैसा अलग से जमा करवाया. अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 51.65% बजटरी एलोकेशन हमने ज्यादा की है क्रॉस मिनिस्ट्रीज. यानी कि 83,000 करोड़ मिलता था, आज 1,26,000 करोड़ रुपया मिलेगा.
सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में हमने 28% एलोकेशन ज्यादा की है। गांव में मजदूर ज्यादा काम कर सके, किसान को और पैसा मिल सके, मनरेगा की एलोकेशन हमने 73,000 करोड़ रुपए इस साल की है, जो पिछले साल के 61,000 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपए ज्यादा, 20% एलोकेशन ज्यादा। ट्राइबल एरियाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, 38,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया कि 750 स्कूल नए खुले, 100 सैनिक स्कूल खोलने का हमने प्रावधान किया, आदर्श विद्यालय बने उसके लिए पैसे अलग से 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 15,000 स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 30 साल से नहीं बनी थी, हम लोगों ने बनाकर लाए, सभी वर्गों से बातचीत करके लेकर आए। आप कोई क्षेत्र चुनिए जिसमें मोदी सरकार ने काम ना किया। व्यापारी वर्ग से मैं जब मिलता था, जब मैं 2019 में मंत्री बना, तो मुझे और निर्मला जी को मिलाकर मोदी जी ने कहा कि देखो, व्यापारी को जो तंग करते हैं टैक्स टेररिज्म, तुम्हें उसको भी खत्म करना है, और जो स्टार्टअप्स है उनको जो बेनिफिट देने चाहिए ताकि हमारे देश के नौजवानों की प्रतिभा दुनिया भर में देखने को मिले, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बने। हमने पहले साल ही जितनी स्टार्टअप्स की मांग थी हमने वो भी पूरी की। इस साल भी जो स्टार्टअप्स को चाहिए हमने इस बार फिर वो घोषणा 1 साल के लिए, उनके लिए हमने और उसको 1 साल के और एक्सटेंड किया बेनिफिट्स को। इनकम टैक्स का अधिकारी आपको आकर तंग ना करे, फेसलेस असेसमेंट हम लोग लेकर आए और फेसलेस अपील भी कर दिया। आप यहां पर अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो हो सकता है हैदराबाद में भरते हो, लेकिन देश के किसी और कोने में आपका वहां पर जाकर उसकी असेसमेंट हो रही है। और इसमें भी हमने कोशिश की है कि सैंपल जो पहले उठाए हैं केसेस, उस पर अगर कोई कमियां आती है तो उसको देख के उसमें भी सुधार किया जाए। फेसलेस अपील चालू कर दिया, और इस बार तो हम फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी लेकर आपके लिए आए। अगर आपकी 50 लाख रुपए तक की आमदन और आपका 10 लाख तक का केस है टैक्स का, तो भी आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में जा सकते हैं, आप उसमें खत्म कर सकते हो। विवाद से विश्वास की स्कीम हमने आपके लिए 28 फरवरी तक और आगे बढ़ा दी कि किसी के पुराने मुकदमे अगर इनकम टैक्स के तो आप वो खत्म कर सकते हो। अब तक लगभग 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उसमें केसेस लोगों ने अपने खत्म कर दिए, उसमें टैक्स कलेक्शन इतनी हो जाएगी, यानी कि लोगों को कितने लाख करोड़ कर लिए कितना हो रहा है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे लगातार अपनी ओर से प्राथमिकता से चलने जा रहे हैं। अगर केवल रेवेन्यू साइड पे मैं आपसे बात करूं तो फेसलेस एपेलेट ट्रिब्यूनल भी हम लोग इनकम टैक्स में लेकर आ रहे हैं। हाउसिंग सेक्टर, क्योंकि हैदराबाद जैसे शहर में, हैदराबाद सिकंदराबाद और बड़े शहरों में तो और भी जरूरत है मध्य वर्ग के परिवारों की, लो इनकम ग्रुप की, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी जो 1.5 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिलती थी, हमने उसको भी 1 साल तक के लिए और बढ़ा दिया है ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अपने घर की खरीदारी कर सकें। इसके अलावा जो आपको सप्लाई होती थी अफोर्डेबल हाउसेस की, जो बिल्डर्स बनाते थे, उनको भी इसमें बेनिफिट मिलता था क्लेमिंग इनकम टैक्स हॉलीडे का, हमने उसको भी 1 साल और तक के लिए बढ़ा दिया ताकि और बिल्डर्स अफोर्डेबल हाउस बनाकर लोगों को दे सके। इसके अलावा जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम है, उसके लिए भी हम एक नई योजना लेकर आ रहे हैं ताकि उसमें भी ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के लिए और जो उद्योग जगत है उसको भी ऐसा लाभ मिले कि वो अपने कर्मचारियों के लिए अच्छी रहने की व्यवस्था कर सके। फिर जो लोग डिजिटल पेमेंट्स 95% से ज्यादा करते हैं उनको ऑडिट से बाहर रखा जाए, वो भी हम प्रावधान इसमें लेकर आए हैं। स्टार्टअप्स का मैंने आपको बता ही दिया है, एनआरआईज के लिए भी, हैदराबाद से तो बहुत ज्यादा आपके तेलंगाना रीजन से एनआरआईज है, उनके लिए भी हमने अलग अलग योजनाएं लेकर आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि मैं देश भर की कंपनीज में देखता था तो बड़ी बड़ी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, डेवलपमेंट में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से आती थी। अब उनके लिए भी अगर फंडिंग की बात हो या किसी और को बड़ा प्रोजेक्ट करना हो तो लॉन्ग टर्म फंडिंग अवेलेबल नहीं होती थी।
तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी हम बनाने जा रहे हैं और 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उसके लिए किया है। ये सरकारी सेक्टर में जो बनेगा उसके 20,000 करोड़ हम न करें, 5 लाख करोड़ वो मार्केट में से रेज करेगा और आपके लिए लैंडिंग का प्रावधान भी होगा उसमें। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में भी डीएफआई हो सकती है, इससे भी आपको बल मिलेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 12 में से 2 को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं ताकि उनकी क्षमता और बढ़ सके। एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं ताकि उसकी क्षमता बढ़ सके और लोग उसमें ज्यादा। एफडीआई हमने इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से बढ़ाकर 74% कर दी ताकि और निवेश आए और ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। 1,75,000 करोड़ का टारगेट हमने डिसइन्वेस्टमेंट का रखा है ताकि और कंपनीज को डिसइन्वेस्ट करके उद्योग जगत के लोगों को आगे आने का अवसर मिले और आप उसको और आगे बढ़ा सके। हम लगातार वो कदम उठा रहे हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिले। लोग चर्चा करते थे कि 1991 की रिफॉर्म्स बढ़ी, लेकिन आज देश भर के लोगों को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि 1991 से बड़ी रिफॉर्म्स कभी हुई तो कोविड के टाइम पे नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, जो पावर सेक्टर में भी है, कोल में भी है, माइनिंग में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, डिफेंस प्रोडक्शन में भी है, स्पेस में भी है। कभी एग्रीकल्चर पर भी इतनी बड़ी रिफॉर्म्स नहीं हुई। आज जो विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं वो हजम ही नहीं कर पा रहे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो वो 20-30 साल नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कदम उठाए हैं और हम देश के किसानों की आय को दोगुना करेंगे। हम दुनिया भर से कोयला लाते हैं, अपने देश भर में माइनिंग क्यों नहीं ज्यादा बढ़ सकती थी? उस कैपेसिटी को हमने नॉन कैप्टिव और कैप्टिव दोनों के लिए खोला, चाहे कोल का हो या माइंस एंड मिनरल्स। हम दुनिया भर का सबसे बड़े इंपोर्ट आयात करने वाला देश थे। किसके? हथियारों की। 70 सालों में किसी सरकार ने क्यों नहीं किया कि हिंदुस्तान में हथियार बने? आज HAL की ऑर्डर बुक देखिए बाकी कंपनीज की, 110 से ज्यादा आइटम्स डिफेंस प्रोडक्शन आज हिंदुस्तान में होगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसमें दम था कि हम हिंदुस्तान में अपने डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे। अरे यूपीए की सरकार के समय तो 1.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट ही खरीद पाए 10 साल में। हमने 2 साल में खरीद के फौज को वो भी दी। 36 राफेल विमान भी खरीदे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या बाकी हो वो भी हम अपने देश में और हेलीकॉप्टर यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव हिंदुस्तान की सोच में आया और इस बजट के माध्यम से भी हमने जो थीम रखी है, अगर सशक्त भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत से ही सशक्त भारत की ओर हम आगे बढ़कर जा सकते हैं। और इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ देखने के लिए कदम उठाए गए। मैं व्यापार जगत के, उद्यमी जगत के अपने भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप एक कदम आगे चलिए, हम आपके साथ 4 कदम आगे चलें। और एक बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, क्योंकि माननीय संजय कुमार जी ने यहां पर उदाहरण दिया इंश्योरेंस सेक्टर के ट्रेड यूनियंस का। चाहे उद्यमी हो, चाहे वो लोग उद्योग भारती के माध्यम से आए या किसी भी एसोसिएशन के माध्यम से आए या डायरेक्टली भी आए, नॉर्थ ब्लॉक यानी कि वित्त मंत्रालय में मेरे दफ्तर का दरवाजा आपके लिए सदा खुला है, अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और पिछले 10-11 महीनों में भी जब से कोविड-19 आया, मैंने माननीय संजय कुमार जी, किशन रेड्डी जी हो, इन्होंने जब भी मुझे कहा कि तेलंगाना की किसी भी एसोसिएशन से बात करनी है, हम डिजिटली भी उनसे जुड़े, आप सबकी बात को सुना। अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है तो आपके सामने व्यक्तिगत रूप से आकर भी अपनी बात यहाँ पर हम लोग रख पा रहे हैं। और ये कोई अंतिम समय नहीं है, जैसे बजट सत्र पूरा होगा हम एक बार फिर कार्यक्रम बनाएंगे ताकि और आपके साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बातचीत हो सके। ये जो टेक्सटाइल पार्क हमने 7 नए लेकर आ रहे हैं मित्र के नाम से, प्लग एंड प्ले मॉडल पे, कि किस राज्य में कितनी बड़ी सुविधा बनाकर दी जा सकती है। The companies can come and start their operation directly. They will be given huge sheds and infrastructure so that they can come and install their machinery and can start their operations.
and can export or can sell in India also. Those kind of facilities we are going to come out with. We are going to come out with the mobile device, medical devices and diagnostic park. Those 4 parks will be coming so that India can have make in India medical devices and diagnostics. At the same time, we will be coming out with 3 huge bulk drug pharma parks, and we are looking at an investment to the tune of 1 lakh crore rupees in those 3 parks. This will create ample job opportunities in bulk drug pharma parks, medical device and diagnostic centers, and the textile parks also. Apart from that, Government of India has allocated a budget of 1,97,000 crore rupees for the production link incentive schemes. Now, which are the segments? There are 10 segments which have been identified, from solar to pharma to artificial intelligence and all that, furniture, footwear and other automobile parts. 10 sectors are identified where we see a huge potential to grow. I can quote an example for you. If you look at India, India was nowhere as far as the mobile manufacturing was concerned. आज से 5 साल पहले हमारे यहाँ पर केवल 2 फैक्ट्रीज थी. कोविड के टाइम पर भी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देखिए और सरकार की नीतियां देखिए कि एप्पल जैसी कंपनी के 3 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिंदुस्तान में लगे हैं. हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल और चार्जर मैन्युफैक्चरर बने, लेकिन नंबर 1 बनना है, अलग अलग क्षेत्र में बनना है. इसलिए टारगेट स्कीम्स के साथ आ रहे हैं. सेगमेंट्स को चुना इसलिए गया है कि किसके सेगमेंट में आगे बढ़ना है. मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं, हम लोग 20,000 बसेस की खरीद करने जा रहे हैं. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी मिलेगी शहरों के अंदर. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलेगा. स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी तो जो भी व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी से मुक्ति पाना चाहता हो, प्रदूषण होता हो, तो प्रदूषण मुक्त भी होंगे, ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी भी ले सकते हो, और सरकार की ओर से मदद भी आपको स्क्रैपेज पॉलिसी में मिलेगी. तो इंडस्ट्री का भी भला होगा और कंज्यूमर का भी भला होगा और देश का पर्यावरण को भी सुधार होगा. अब बोलने से तो मुझे आप जितनी देर कहेंगे मैं बोल सकता हूं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिन पर मुझे लगता है तेलंगाना को, आंध्रा को बहुत कुछ करना चाहिए. चाहे एनआरआईज की मदद से हो, लोकल एंटरप्रेन्योर्स की मदद से हो. हमारा इंटरलैंड और पोर्ट, इन दोनों के बीच में जैसे हम लोग इटारसी से लेकर ये जो नया फ्रेट कॉरिडोर, रेल फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, इसमें तेलंगाना को लाभ कैसे मिले? विजयवाड़ा तक जो बनने वाला तेलंगाना से होकर गुजरेगा. और हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स कैसे पोर्ट के पास आए, जॉब क्रिएशन कैसे हो. अभी भी छोटे छोटे देश जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए भारत के लिए चुनौतियां और भी हैं. हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को कहां पर दिक्कत आती है वो भी एक समझना जरूरी. मान लीजिए हायर इंटरेस्ट रेट था, लेकिन 2019 से लेकर आज देखिए बैंक के इंटरेस्ट रेट लगातार कम होते चले जा रहे हैं. पारदर्शी बजट हमने इसलिए रखा कि पहले पुरानी सरकारों में तो ये भी होता था, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट या जो बाकी डिपॉजिट आते थे उसको एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज में अलग अलग तरह से दिखाया जाता था. इस बार के बजट में आप देखेंगे जो भी है फूड सब्सिडी भी बजट में दिखाई गई. फिस्कल डेफिसिट आपको थोड़ा ज्यादा दिख सकता है इस साल के लिए, लेकिन मोदी सरकार को फिस्कल प्रूडेंस के लिए जाना जाता है. मोदी गवर्नमेंट इज नोन फॉर फिस्कल प्रूडेंस because during the UPA time fiscal deficit was at 5.6%. We brought it down to 3.4% due to the unforeseen circumstances. Last year we have to borrow more and spend more, but we have shown the glide path for the next 5 years and how we are going to do the fiscal consolidation and achieve the target and bring it down
to 4 and less than 4% in the next 4 years, and also at the same time make India Atmanirbhar Bharat and a $5 trillion economy in the next 4 years. That is our target. And that target can only be achieved with collective efforts of trade, industry and the government. We have to work as a team India. जैसे टीम इंडिया, एक युवा टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट हारने के बाद भी सीरीज जीती और बड़े खिलाड़ियों के बावजूद भी जीती, इसलिए जो यहाँ पर युवा उद्यमी भी बैठे हैं, छोटे उद्यमी भी बैठे हैं, उनको कहना चाहता हूँ, कोई भी अपने आप को छोटा मत समझिए, कोई छोटा नहीं होता। आजकल तो स्टार्टअप्स को देखिए कब यूनिकॉर्न बन गए। कईयों के परिवार को 40-40, 70-70 साल हो गए काम करते, उनसे पहले उनसे वैल्यूएशन ज्यादा होगी। तो किन सेक्टर्स में ग्रोथ है, कहाँ इंडिया का पोटेंशियल है, कहाँ हमारे एडवांटेजेस हैं, कहाँ हम रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन मेक इंडिया थ्रू आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी a knowledge based economy, a net exporter, and also the world's largest skilled workforce should be from India. हमारा आउटपुट भी ज्यादा आना चाहिए। जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि दूसरे देशों में कितना आउटपुट एक वर्कर का और हमारे का कितना है, तो उसी के ऊपर सारा निर्भर करता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोग इसमें हम सबका सहयोग करेंगे। मैं इसको तेलंगाना की जो हमने दिया है उसकी घोषणाओं के ऊपर इस कार्यक्रम को सीमित नहीं करना चाहता, नहीं तो केवल तेलंगाना और आंध्र तक स्पेसिफिक हो जाएगा। आई वांटेड इट टू बी रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड टू इन्फॉर्म यू ऑल्सो दैट इफ यू कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर बजट, आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर is going to increase by 34.5%. We are going to spend 5.5 lakh crore rupees more this fiscal year 21-22 on the capital expenditure. आप कल्पना कीजिए जिस देश में सरकार ही 5.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च करेगी, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो गिना जाता है वो 2.5 गुना ज्यादा गिना जाता है। हमें उस तरह से तेजी भी करनी पड़ेगी सरकार को कि पैसा खर्च हो, इम्प्लीमेंटेशन पर भी जोर देना पड़ेगा, तो वहीं पर प्राइवेट सेक्टर को भी अपनी कमर कसनी पड़ेगी कि वो काम कैसे आगे बढ़कर कर सकता है, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। और यही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में, हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में पिछले साल के बजट के मुकाबले 137% हमने वृद्धि की है। यानी कि पिछले साल अगर हमारा जो बजट था उससे बढ़ाकर अब हम 2,23,000 करोड़ रुपया इस साल हमने उसका प्रावधान किया है। पानी साफ सुथरा मिले, जल जीवन मिशन में हर घर को नलके से साफ पानी मिले, क्योंकि 80% बीमारियां पानी के कारण होती हैं। 50,011 करोड़ रुपया हमने उसके लिए भी इसमें मंजूर किया। बिजली के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया ताकि बिजली के क्षेत्र में नई रिफॉर्म्स आ सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये जो हेल्थ सेक्टर में लॉन्च करने जा रहे हैं, 64,180 करोड़ रुपीस उसके लिए हमने अलग से सैंक्शन किया। सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें काफी एनहांसमेंट भी की है और इससे बड़ा बदलाव भी आएगा। एनसीईआरटी के लिए भी हमने ई कोर्ट्स की घोषणा की है, और जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड था हमने उसमें भी लिमिट, पहले तो उसको सस्पेंड किया कोविड के टाइम पे, फिर 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की हमने उसकी लिमिट कर दी थी कि किसी भी कंपनी का दिवालियापन हो गया, इंसॉल्वेंसी होगी, तो उसको 1 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट कर दी थी। अब हम कोर्ट्स की क्षमता को भी बढ़ाने जा रहे हैं ताकि जल्दी निर्णय उस पर हो सके। इसके अलावा ई कोर्ट्स का प्रावधान भी किया। हमने डीक्रिमिनलाइजेशन जो कंपनीज एक्ट में की थी, क्योंकि यूपीए की सरकार में तो
व्यापारी को क्रिमिनल एक्ट ही दे दिया जाता है, कॉर्पोरेट एक्ट कम था, क्रिमिनल एक्ट ज्यादा लगता है। तो उसके सेक्शन इतने क्रिमिनलिटी से भरे हुए थे, उसको डीक्रिमिनलाइज करने का काम हमने किया और हमने एलएलपी के एक्ट को भी अब डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। ये भी हमारी सरकार ने इसमें घोषणा की। ये बड़ी राहत व्यापार जगत के लोगों को होगी, नहीं तो जो डर सताया जाता था कि जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उससे भी आपको छुटकारा देने का हम लोग काम कर रहे हैं। ज्यादा ना कहता हुआ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि मेरी 5 बजे की 5:15 बजे की फ्लाइट थी। अब तो शायद नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे लगा था बंदी संजय कुमार जी कुछ लंबा सा भाषण देंगे, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं तो आपका लंबा भाषण सुनने के लिए मैं अपनी फ्लाइट एक्सटेंड करवाई और लंबा बोलने का अवसर मुझे मिला। वहीं पर महिलाओं के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है। चाहे 8 करोड़ महिलाओं को हमने पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना में मुफ्त में सिलेंडर दिए, अब 1 करोड़ और महिलाओं को भी रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में नरेंद्र मोदी की सरकार देगी। ये भी हमने करने का काम किया है। नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम कर सके, पर्याप्त सुरक्षा उनके लिए हो, इसका प्रावधान भी मोदी सरकार करने जा रही है, उसमें भी कानून में बदलाव ला रही है। कुछ विपक्ष ने कहा कि डिफेंस का बजट कम किया। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि डिफेंस के बजट में भी हमने 7.4% का ज्यादा एलोकेशन किया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है